नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट के मौजूदा मुद्दों की और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं उन विषयों का जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। देश के टॉप शहरों के रियल एस्टेट मार्केट में बीते 2 साल में लगातार एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो लिस्टेड प्लेयर हैं उनका दायरा सतत बढ़ रहा है। हाल ही में आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट को देखें तो उसमें अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक लिस्टेड डेवलपर्स का मार्केट शेयर 33% यानी 1/3 हो सकता है। जाहिर तौर पर लिस्टेड डेवलपर्स का बही खाता कई स्तर की निगरानियों में रहता है, सार्वजनिक रहता है, लिहाजा नॉन लिस्टेड के मुकाबले भरोसा अधिक बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह समझने की भी जरूरत है कि आखिर होम बायर्स का फोकस लिस्टेड डेवलपर्स की ओर बढ़ने की कुछ और वजह भी तो हो सकती है। अगर देखें तो देश के चुनिंदा शहरों के अलावा छोटे शहरों में लिस्टेड डेवलपर्स की पहुंच ना के बराबर है। लगातार लिस्टेड डेवलपर्स के बढ़ रहे मार्केट शेयर से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैसे संकेत निकल रहे हैं, छोटे या नॉन लिस्टेड डेवलपर्स का इस पर इनके विस्तार का क्या असर पड़ेगा, इन सारी बातों को समझेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक कपूर, सीईओ पूर्वांकरा। हमारे साथ गुलाम जिया हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया। और रवि सिन्हा हमारे साथ हैं, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका रवि जी, अभिषेक जी और गुलाम सर। मेरा पहला सवाल गुलाम साहब आपसे ही होगा। तमाम आईपीसीज ने, बैंक्स ने और जानकारों ने इस बात की तस्दीक की है कि लगातार लिस्टेड डेवलपर्स का मार्केट शेयर बढ़ा है। 2025 तक 33% मार्केट कवर करने की बात की जा रही है। आंकड़े से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपकी अपनी रिसर्च क्या कहती है? मैं इस आंकड़े से इत्तेफाक बिल्कुल रखता हूं, लेकिन उसका कारण मैं क्विकली समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो आंकड़ा इंप्रूव हुआ है, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछले तकरीबन 7-8-9 सालों में जो रियल एस्टेट में खास तौर से हाउसिंग मार्केट में मंदी आई है, उसके कारण ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स जो जिन्हें हम अनस्क्रूपुलस कह लें या फ्लाई बाय नाइट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स कह लें, ये काफी हद तक मार्केट से बाहर जा चुके हैं। और इसी दौरान चूंकि मार्केट में जो एक उभार आया है उसमें नए लॉन्चेस बहुत हुए हैं, और उस दौरान लिस्टेड प्लेयर्स की तरफ से नए लॉन्चेस ज्यादा हैं। तो ये काफी नॉर्मल है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में लिस्टेड डेवलपर्स का शेयर बढ़ेगा। तो ये जो लिस्टेड होने का जो एक प्रोसेस है वो हर समय चलता रहता है, और वो इस वक्त चूंकि ज्यादा लिस्टेड प्लेयर्स का शेयर है, उसका कारण मैंने आपसे बताया कि नई मार्केट, नए प्रोडक्ट्स, लिस्टेड डेवलपर्स का शेयर बढ़ गया है। अभिषेक जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, एक लिस्टेड डेवलपर के तौर पर आपकी जो बुक्स हैं इन आंकड़ों को कैसे रिएक्ट कर रही हैं? कोविड से पहले और उसके बाद में आपका ग्राफ कैसा है सेल के मामले में, और इसको देखते हुए आप भविष्य के लिए कैसी प्लानिंग कर रहे हैं? जी दीपक, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। जो गुलाम ने बताया उसके अलावा पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन हुआ है वो इंडस्ट्री में वो काफी रहा है। आप अगर देखिए, डिमोनेटाइजेशन देखिए, रेरा देखिए, जीएसटी का देखिए, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ गई है जीएसटी की वजह से, और जिस तरह से जो कंसोलिडेशन मार्केट में हुआ है फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते, जो एनबीएफसी एक क्राइसिस हुआ था, तो ये जो कंसोलिडेशन है ये एक जर्नी है। जो जर्नी पिछले कुछ सालों की रही है वो इसलिए भी रही है क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन फाइनेंशियल डिसिप्लिन और पैरामीटर्स को लेते हुए हुआ है। ये जहां जहां फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रहा है डेवलपर का, वहां डेवलपर्स आज वो बिजनेस में नहीं है, और इसके चलते आपने देखा है कि काफी सारे डेवलपर्स अब बिजनेस से बाहर जा चुके हैं। मतलब कहने का है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जैसा गुलाम ने कहा, एक बॉयंसी है मार्केट में, और दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर का डोमिनेंस, ब्रांडेड प्लेयर्स का डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है। क्या ये खाली लिस्टेड प्लेयर के पास जा रहा है? इसका आंसर ये नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड डेवलपर्स हैं, लोकल डेवलपर्स हैं, उनको भी इसका फायदा मिल रहा है और उनका भी स्केल बढ़ रहा है। तो जहां तक हमारा आगे का है, उसमें अगर आप देखें तो हमको लगता है कि ये ग्रोथ इसी तरह से कंटिन्यू इसलिए भी रहेगी। अगर अगर मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आया भी तो ग्रोथ इसी तरह से रहेगी, इसलिए क्योंकि जो लिस्टेड और ब्रांडेड प्लेयर्स हैं उनको कंसोलिडेशन का फायदा मिलता जाएगा। आज की रेट में कंसोलिडेशन सिर्फ 30-33% के आसपास है। ये फिगर कहीं भी 50-60% तक जा सकती है मल्टी रीजनल प्लेयर के लिए और स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स के लिए। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि ये जर्नी कितने समय में लगेगी।
रवि सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। ये बिल्कुल सही है कि साफ सुथरी छवि, पारदर्शिता से काम करने वाले डेवलपर्स का दायरा बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है जिसे हमें समझना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो देश में लिस्टेड डेवलपर्स बहुत ही सीमित हैं। एक बड़ा और भारी भरकम मार्केट नॉन लिस्टेड डेवलपर्स का है, छोटे डेवलपर्स का है। तो दूसरे पहलू को कैसे समझें? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक मैं इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन अगर आप इसका एक अल्टरनेट व्यू देखना चाहते हैं तो आपको मार्केट की ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बियॉन्ड हेडलाइंस देखना होगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, चूंकि इंडिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स के साथ से फ्लडेड रहा है, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ अब रेप्यूटेड और लिस्टेड प्लेयर होंगे। लिस्टेड प्लेयर हैं कितने? कोई 50-60 लिस्टेड प्लेयर हैं। क्या वो पैन इंडिया की हाउसिंग नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं? अगर ऐसा होगा तो इंडिया में आज देखिए डिमांड सप्लाई मिसमैच है। इंडिया में वो सिचुएशन नहीं है जो एक समय हुआ करती थी कि गवर्नमेंट एजेंसीज घर बनाकर देती थी और सालों तक वेट लिस्ट में लोग होते थे। अगर सिर्फ 50-60 प्लेयर मार्केट में रह जाएंगे तो क्या हाउसिंग जो है फिर से राशनिंग के कोटे में आ जाएगा? आपको वेटलिस्ट में रहना पड़ेगा। दूसरी बात, जितने भी लिस्टेड प्लेयर पास्ट में रहे हैं उन्होंने भी डिफॉल्ट किया है। जेपी, यूनिटेक, एचडीआईएल, आकृति निर्माण, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने मार्केट में डिफॉल्ट किया है। यह है कि क्या ऐसे मार्केट में जहां की एक लिस्टेड प्लेयर लगातार पेनिट्रेशन बढ़ाना चाह रहा है तो उसमें होगा क्या? आप लोकल प्लेयर के साथ जाकर जेवी जेडी मॉडल पे जाएंगे, वहां पे एक एडवांटेज लोकल प्लेयर को मिलेगा कि आपके बड़े ब्रांड का एक रब ऑफ इफेक्ट उन्हें मिल रहा है, लेकिन आपका ब्रांड उनके बैगेज की वजह से सफर कर रहा है। जरूरत इस बात की नहीं है कि सिर्फ लिस्टेड प्लेयर हों, क्योंकि अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे ऐसे लोकल प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिस्टेड नहीं है। जरूरत मार्केट में रिफॉर्म्स की है, एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है जो कि सिर्फ कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स आज की तरह नहीं हो। बायर को आपको एक कंफर्ट देना पड़ेगा, वो चाहे लिस्टेड प्लेयर से मिले या नॉन लिस्टेड प्लेयर से मिले। बायर को आपके लिस्टेड नॉन लिस्टेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गुलाम सर, जाहिर तौर पर अगर देखें तो टॉप शहरों तक ही लिस्टेड डेवलपर्स का दायरा है। छोटे शहरों में अधिकतर छोटे और नॉन लिस्टेड डेवलपर्स ही काबिज हैं। ऐसे में आगे का ट्रेंड कैसा देख रहे हैं आप? क्या लिस्टेड डेवलपर्स छोटे शहरों का रुख तेजी से करते दिखेंगे या फिर नॉन लिस्टेड डेवलपर्स लिस्टिंग पर फोकस बढ़ाते हुए देखेंगे? इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लिस्टेड प्लेयर्स की एंट्री टियर 2 या नॉन मेट्रो सिटीज की तरफ है, वो अब तक इस वजह से सीमित रही है कि ये बहुत ही लो मार्जिन बिजनेसेस हैं। अगर आप एब्सोल्युटली बॉटम ऑफ पिरामिड की तरफ फोकस करें, यहाँ आपको इन एनी केस, चाहे वो बड़े शहर भी हों, वहां पर बॉटम ऑफ पिरामिड में टॉप एंड डेवलपर्स की एंट्री तकरीबन ना के बराबर है। तो बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जो इस तरह का ब्रॉड बेसिंग या सारे मुल्क के छोटे शहरों में जाने की कोशिश करेंगे। फिर भी रीजनलिटीज हैं और ये एक ऐसा ट्रेंड है जो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अगला सवाल इसी से ताल्लुक रखता था कि आगे चलते हुए क्या ये ट्रेंड एक्सपांड होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो फोकस है, इस फोकस के कारण बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर्स, ब्रांडेड प्लेयर्स टियर 2 सिटीज में भी अब जा रहे हैं। कम से कम नॉर्थ में, जैसे मैंने आपको नाम बताया, कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपना एक्सपांशन टियर 2 सिटीज में बहुत बेहतरीन तरीके से किया है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छी स्ट्रेटेजी लेकर आप टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी एंटर कर सकते हैं। और ये चीज कुछ ब्रांड्स ने ऑलरेडी स्टैब्लिश की है और ये आगे चल के ये ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर लिस्टेड डेवलपर्स का दायरा बड़े शहरों तक ही सीमित है, बात चाहे मुंबई, दिल्ली या एनसीआर की हो या फिर बेंगलुरु की हो। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि छोटे शहरों में तमाम संभावनाएं हैं। तो लेकिन छोटे शहरों का इकोसिस्टम क्या लिस्टेड डेवलपर्स के साथ मैच हो पाएगा? अभी फोकस टॉप शहरों में रहने का है आपका या फिर छोटे शहरों की तरफ भी आप देख रहे हैं? अभिषेक जी। दीपक, एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हमारी जैसे कंपनी 47 साल से डेवलपमेंट करती आ रही है। जैसा गुलाम ने कहा, हमारी एक ब्रांड है प्रोविडेंट हाउसिंग, जो अफोर्डेबल या मिड इनकम ब्रांड है। और आज हमको 47 साल लगा है 9 सिटीज में बिजनेस करने के लिए। तो ये एक जर्नी है। अब आज बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पूना और बॉम्बे बड़े शहरों में गिना जाता है, लेकिन टियर 2 सिटीज में आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, लैंड का सोर्सिंग आप देखें, कस्टमर का रिकग्निशन आप देखें,
लोकल एनवायरनमेंट को समझना, आप देखें वो सब चीज करने में समय लगता है। तो ये बात है, ये सही है कि ये जारी रहेगा, लेकिन इतना मतलब इसको करना एक एफर्ट होता है और इसमें समय लगता है। बस मैं इतना ही ऐड करना चाहूंगा कि हमें इतना 9 सिटीज में जाने में करीब करीब 47 साल लगा, और आगे हम इन्हीं मार्केट में, वेस्ट में और साउथ में फोकस कर रहे हैं, और ये जर्नी जारी रहेगी। गुलाम सर, ये तो लिस्टेड डेवलपर्स की बात हुई, लेकिन इसी के साथ एक और बात को मैं समझना चाहूंगा आपसे कि जो ग्लोबल सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, जैसे यूएस और यूके के बैंक्स रिएक्ट कर रहे हैं, रूस यूक्रेन टेंशन है, ऐसे में भारतीय रियल एस्टेट किस तरह से प्रतिक्रिया करता हुआ दिख रहा है आपको? क्योंकि आरबीआई ने लगातार रेपो रेट में इजाफा किया है, लेकिन इस बार भले ही इजाफा नहीं हुआ है। ऐसे में बीते 2 साल में हमने जो रैली देखी है वो जारी रहेगी या फिर कोई नया ट्रेंड दिखेगा? आज से शायद अगर आपने 3 या 4 साल पहले ये सवाल पूछा होता तो इसका जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। कि जब वो एक समय था जब हम यूं समझते थे कि सारी दुनिया एक हो चली है, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई ट्रबल आ रही है तो उसका इफेक्ट सारे वर्ल्ड की इकोनॉमीज पर पड़ता दिखाई दिया करता था 3-4 साल पहले तक। तो ये चीज एक नया कॉन्सेप्ट आगे आ रहा है कि जो हम अब तक के सारी दुनिया एक का नारा लगाते थे, उसमें भारत ने ऐसा क्या किया है कि एक तरह से डीकपल कहते हैं उसे, कि ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी जो हो रहा है उसका असर हम पर अब तक पड़ता हुआ दिख नहीं रहा। इसके शायद कई सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये है, ये कम से कम पिछले 4-6 जो 3 या 4 क्वार्टर्स, जिसका अगला सवाल आपका जो ताल्लुक रखता था वो रेट हाइक से संबंधित है। कि जैसे होम लोन के इंटरेस्ट दरों में जो लगातार बढ़ावट होती चली जा रही है, इसके बावजूद ऑन ग्राउंड जो हम ट्रांजैक्शन नंबर्स देख रहे हैं वो बरकरार है। नंबर हर महीने दर महीने जो हम देख रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, और ऑलमोस्ट हम डबल डिजिट होम लोन इंटरेस्ट रेट तक पहुंच चुके हैं, 9% के ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। तो उसके बावजूद भी अगर खरीदार मकान खरीदने में इंटरेस्टेड है और नंबर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ओवरऑल चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो इवन बैंक कोलैप्सेस हो, इसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी अच्छी चल रही है। क्योंकि कई सारे स्कूल ऑफ थॉट, एक और चीज जो काफी इंटरेस्टिंग लोगों का ग्लोबली ये कहना है कि अगर ये बैंकिंग क्राइसिस जो चल रहा है उसका पॉजिटिव इफेक्ट शायद इंडिया को हो सकता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो चल रही है उसके कारण उन्हें आउटसोर्सिंग और करनी होगी। तो अगर आउटसोर्सिंग और बढ़ रही है तो इसका मतलब है भारत में बिजनेस और बढ़ेगा, यहाँ पर ग्रोथ और होगी। तो ये कुछ एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि चाहे दुनिया में जो हो रहा हो, यहाँ भारतवर्ष में कम से कम रियल एस्टेट में आई एम श्योर इकोनॉमी भी ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन हमारे घर के खरीदार हिम्मत हारते दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाहे इनकम टैक्स होम लोन इंटरेस्ट रेट और 25 या 50 बिप्स भी बढ़ता है, उसके बावजूद भी हमें इसमें कोई कमी आती भी नहीं दिख रही। तो चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहां वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी जुड़ेंगे और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और हम प्रॉपर्टी प्लस में आज चर्चा कर रहे हैं लिस्टेड डेवलपर्स के बढ़ते दायरे की। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रवि जी, ब्रेक से पहले जो सवाल हमने गुलाम सर से पूछा था उसी को मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इकोनॉमी की ग्रोथ से तेज रियल एस्टेट की ग्रोथ दिख रही है। यूएस में लगातार जॉब कट हो रहा है, जबकि प्रीमियम सेगमेंट में जबरदस्त बिक्री दिख रही है। अफोर्डेबल सेगमेंट लगातार कमजोर होता दिख रहा है। इस डायनेमिक्स को कैसे समझें? देखिए, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि मार्केट में बहुत बुलिश डिमांड है, मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपको मार्केट डायनामिक्स अगर समझना है एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से, तो आपको देखना पड़ेगा हाउसिंग मार्केट को ड्राइव क्या करता है। सबसे पहले आपको देखना है हाउसिंग मार्केट के लिए ये जरूरी है कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, जॉब ग्रोथ कैसा है। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि बहुत हाई सेल हो रहा है, ये हो रहा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कोई भी इंडस्ट्री डाटा ये नहीं बता रहा है कि प्राइमरी मार्केट के सेल्स इसमें कितने हैं और सेकेंडरी मार्केट के डिस्ट्रेस सेल कितने हैं। हाँ, ये जरूर है कि ओवरऑल जब आप पिक्चर देखते हैं तो आपको लगता है कि इतना सेल हो गया, इतना एक कॉम्प्रिहेंसिव फिगर जब सामने आता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। सच ये है कि बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स जहां कि आप अचानक हेडलाइन में सुनते हैं कि इतने करोड़ का सेल एक दिन में हो गया, ये कितने लोगों को पता है कि वो पिछले 3 महीने से सेल्स चल रहा था, एक दिन अनाउंस किया गया है और
उसमें एक बाई बैक गारंटी है डेवलपर्स की तरफ से। डेवलपर्स ने एक बाई बैक गारंटी दिया है कि अगर मेरे प्राइसेज कहीं भी और क्रैश होते हैं तो हम इन्वेस्टर का पैसा वापस लौटा देंगे। ये मार्केट का बड़ा ही डाइसी गेम है। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मार्केट में सेल्स मोमेंटम बढ़ा है। जो लिस्टेड प्लेयर होते हैं उनको कई लेवल पर एज मिल जाता है, चूंकि उनको कॉस्ट ऑफ फाइनेंस और ईज ऑफ फाइनेंस का एडेड एडवांटेज है। लेकिन अगर इसको देखकर आप ये समझ रहे हैं कि मार्केट इंप्रूव कर गया है, लिस्टेड प्लेयर पेनिट्रेट कर लेंगे और लिस्टेड प्लेयर मार्केट डायनामिक्स को अकेले चेंज कर देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मार्केट को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप मार्केट में शायद लिस्टेड प्लेयर और नॉन लिस्टेड प्लेयर के बीच में एक डिफरेंशिएशन भी क्रिएट कर पाएंगे। एक और अंतिम सवाल अभिषेक जी आपसे लेना चाहेंगे कि ये जो रवि जी ने डायनेमिक्स पूरा समझाने की कोशिश की, ऐसे में सेल मोमेंटम तो बहुत बढ़िया है लेकिन अपर सेगमेंट तक ही सीमित है, थोड़ी बहुत तेजी अपर मिड सेगमेंट में हम कह सकते हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट लगातार कमजोर दिख रहा है। दूसरी बात, हम जो डेटा देखते हैं वो सिर्फ टॉप शहरों का जिक्र कर रहा होता है, हम छोटे शहरों में बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, ना बहुत ज्यादा वहां का डेटा हम सटीकता से देख पाते हैं। इसको समझते हुए जो 2008 में हुआ, बेहिसाब सप्लाई थी, डिमांड मिसमैच हुई और बड़े स्तर पर दिक्कतें देखने को मिली। आज फिर मोमेंटम बहुत अच्छा है लेकिन ग्लोबल हालात चिंता बढ़ा रहे हैं, तो भविष्य को लेकर स्ट्रेटेजी किस तरह से आप लोग तैयार कर रहे हैं? दीपक, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें दो तीन चीजें आपने पूछी हैं। एक ये पूछा है कि क्या 2008 और 9 का जो समय था वो रिपीट हो सकता है डिमांड और सप्लाई को लेके। तो 2008 और 9 का जो समय था वो एक बड़े ही अलग एनवायरनमेंट में था। लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था, जहां पे सप्लाई से ज्यादा डिमांड बैठ गई थी। ओवर सप्लाई की सिचुएशन जितनी थी वो इतनी बड़ी नहीं थी जितनी की डिमांड नहीं। लिक्विडिटी कंप्लीट बैंकिंग क्राइसिस था, जिसमें पेमेंट्स का क्राइसिस था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। तो एक बड़ा ही अलग एनवायरनमेंट था। अगर उस तरह का क्राइसिस कभी भी किसी भी इकोनॉमी में या तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एनवायरनमेंट है। इसमें दो चीजें हैं। एक ये है कि डिमांड सप्लाई सिचुएशन, सप्लाई ओवरहैंग काफी कम हो चुका है। अगर आप देखें ओवरऑल जो सप्लाई ओवरहैंग है आज के वेलोसिटी को लेकर के, वो 1 साल से कम है। सो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, मुझे लगता है क्योंकि ये डेवलपर्स का कंसोलिडेशन जो इतनी सिवियर तरीके से हुआ है पिछले 10 से 12 सालों में, डेवलपर्स भी काफी मतलब शार्प हो चुके हैं और स्ट्रेटेजिकली इवॉल्व हुए हैं इस चीज को लेकर के कि सप्लाई उतनी ही लानी है जितनी मार्केट अब्सॉर्ब कर सके। ओवर कमिटमेंट्स नहीं करने हैं, क्योंकि जिससे इसने ओवर कमिटमेंट किया, कई सारे नाम हैं इंडस्ट्री में आज की डेट में, वो कहीं नहीं दिखाई देते हैं और वो आउट ऑफ बिजनेस है या दूसरा रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरीके से आई थिंक एक इंडस्ट्री में एवोल्यूशन डेफिनेटली हुआ है। और दूसरा, ये जो डीकपलिंग वाली बात है, हालांकि काफी हद तक पिछले 4 से 5 क्वार्टर में सही दिखाई दे रही है, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंट्री इंटरेस्ट रेट एस्केलेशन और इंक्रीज से इम्यून नहीं है। तो अगर ये इस तरह से कंटिन्यू रहा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चैलेंज दिखाई देगा। तो इसके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि हम जो ये डीकपलिंग की जर्नी में है उसको डिस्टर्ब ना करें और जो हमारा ग्रोथ साइकिल आज हो रहा है इंडियन इकोनॉमी का, वो जारी रहे। बिल्कुल केयरफुल रहने की जरूरत है, डीकपलिंग की जर्नी डिस्टर्ब ना हो। जाहिर है सरकार अपने स्तर पर जो प्रयास कर रही है उसका असर हमें आरबीआई एमपीसी में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। ब्याज दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। गुलाम सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये क्विकली मैं ये कहना चाहूंगा कि एक चीज जो मार्केट को बरकरार रखे हुए है वो है अफोर्डेबिलिटी। हम सारे पैनलिस्ट ने तकरीबन हर एंगल पे बात कर ली है। एक बात रह गई थी, वो है अफोर्डेबिलिटी। ये और यही चीज एक और चीज बताती है 2008-9 में जो चीज जो आज से अलग है वो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी की एक तरफ इंटरेस्ट हाइक्स जो है वो थोड़ा अनअफोर्डेबल प्रोडक्ट को बढ़ा रही है, लेकिन इसके बावजूद डेवलपर्स ने अब तक सावधानी जो बरती है, प्राइस इतने नहीं बढ़ाए हैं कि अफोर्डेबिलिटी के ऊपर सवाल निशान खड़े हो जाए। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन सारी चीजों के बैकड्रॉप में अफोर्डेबिलिटी बरकरार, और खास तौर से डेवलपर्स ने प्राइस राइज इतना नहीं किया है कि खरीदारों की कमर टूट जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा शगुन है और मैं समझता हूं अगर इसी प्रकार चलता रहा, अफोर्डेबिलिटी पे हमारी नजर बरकरार रही, तो आई एम श्योर मार्केट को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा मुस्तकबिल में।
बिल्कुल अहम बात कही आपने कि इस पूरी चर्चा के पीछे का जो मुख्य गणित है, अफोर्डेबिलिटी ने घर खरीदारों के हाथ मजबूत किए हैं, जिसका असर हमें रियल्टी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। बहरहाल हमारा जो मुख्य विषय था कि लिस्टेड डेवलपर्स का मार्केट शेयर जो बढ़ रहा है, उसकी एक नहीं तमाम वजह हैं। जाहिर तौर पर हम आगे प्रॉपर्टी मार्केट में इनकी हिस्सेदारी को और भी तेजी के साथ बढ़ते हुए देख पाएंगे, क्योंकि ये तो तब है जब हम महज टॉप शहरों की बात करते हैं। अभी तो छोटे शहरों में एक बड़ा बाजार दिल खोलकर स्वागत कर रहा है, जहां ब्रांडेड क्वालिटी रियल एस्टेट की पहुंच बाकी है। यानी आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर कुछ अलग देखने को मिल सकती है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गुलाम सर, अभिषेक जी और रवि सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। आज के शो में फिलहाल इतना ही। किसी और टॉपिक के साथ जुड़ेंगे अगले शो में, तब तक के लिए नमस्कार।